हमने बी कम्प्लेक्स के पहले 4 विटामिन पढ़ लिए थे। आज हमने इसके आखिरी 3 विटामिन पढ़ने हैं जिनके नेम हैं जी विटामिन B6, B9 और B12। हमने B9 को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है थोड़ा किसी और टॉपिक में। तो पहले हम B6 को देख लेते हैं। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, B6 में जो फंक्शन दिए हुए हैं ये डिटेल में दिए हुए हैं, ठीक है। इन्हीं को आगे लिखा हुआ है कि ये जो पहले 8 या 6 फंक्शन है ये सेम है, ठीक है। सेम का मतलब है कि आपने B9 में याद करने हैं, लेकिन ये वाले करने हैं जो B6 में है। इसी तरह जो B12 है उसमें भी आपने यही वाले याद करने हैं, लेकिन B9 वाला एक्स्ट्रा जो है वो भी उसमें याद करना है, ठीक है। आपको मैंने दे दिया हुआ है मोबाइल में टेबल, इसी टेबल से पढ़ते हैं। पहली बात यह है कि B6 का जो सिनोनिम है वो है पेरिडॉक्सिन या पेरिडॉक्सामीन। पेरिडॉक्सिन या पेरिडॉक्सामीन, ये जब भी किसी को एंटीबायोटिक थेरापी कराई जाती है ना, जैसे टीबी वालों को कराई जाती है, तो उनको विटामिन B6 की गोली दी जाती है। या आपको प्रेगनेंसी में भी आप यूज़ करवाते हैं, या आप बी कम्प्लेक्स जब देते हैं तो उसमें B6 ऑलरेडी मौजूद होता है। तो इसके जो सिनोनिम है वो है पेरिडॉक्सिन या पेरिडॉक्सामीन। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, डेफिनेटली अब हम वाटर सॉल्युबल एंजाइम पढ़ रहे हैं, विटामिन पढ़ रहे हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल है। उसके बाद है जी इसकी सोर्स आपको शुरू से बताया जा रहा है और बार बार बताया जा रहा है। वेजिटेबल फ्रूट्स तो डेफिनेटली विटामिन के सोर्स है ना। और इसके साथ जो है सीरियल्स यानी दालें, मूंगफली, बादाम एट्सेट्रा। तो इसी तरह एनिमल है, एनिमल में एग, मीट, मिल्क, लीवर ऑयल या लीवर, ये मतलब कि ये विटामिन से भरे होते हैं, ठीक है। अब हमने फंक्शन पढ़ना है, जो असल चीज़ है फंक्शन, इनको आपने अच्छे से सुनना है, अच्छे से याद करना, इन्हीं को आगे लिखना है। अगर मिसाल के तौर पर आपको B12 आ जाता है, फंक्शन तो मैंने B6 में लिखे हैं, आपको जी सर ने तो बस ये हेडिंग्स दी थी, बस हम हेडिंग लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आपने ये वाले फंक्शन लिखने हैं। पहला फंक्शन जो है इसका फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को आपको पता है एक प्रोटीन होती है जिसका मतलब कि खून में जो लाल रंग होता है वो इसी प्रोटीन की वजह से होता है, तो हम इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन कहता है जी विटामिन B6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस हमने पढ़ा था पीछे कि ये होता है RBCs का बनने का प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। एंड HB सिंथेसिस और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब भी बनना होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरा फंक्शन है रेगुलेट CNS एक्टिविटी। विटामिन B6 इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स सच एज सेरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये 3-4 जो हैं क्या हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और इनकी जो सिंथेसिस है, इनको जो बनाने में फंक्शन है वो B6 का है, ठीक है। तो ये इनको बनाता भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। ये जो आपको गुस्सा आता है, आप हंसते हैं, आपको खुशी होती है जी, किसी की कॉल आ जाए आप हंस पड़ते हैं, दैट इज़ इमोशंस। और ये इमोशंस इसी उसका जो विटामिन कवर करता है वो B6 है, ठीक है। अगर आपके अंदर B6 की कमी है तो आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं, कोई हंसा रहा है, ठीक है। अगर रोने का टाइम है, जैसे हमारे फौतीदगी हो जाती है, हमारे किसी अपना कोई फौत हो जाता है, तो फिर भी वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, यानी उसके इमोशंस नहीं होते। आपने अक्सर देखा होगा, आपने आपके ऑब्जर्वेशन में आई होंगी ये चीज़ें, यार वो फलाना तो रोता ही नहीं, वो फलाना तो वो टेलीविजन पे कोई फिल्म या क्लिप चल रहा है उसी पे भी रो पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें। उसके बाद हेल्प्स इन इम्यूनिटी। अच्छा, विटामिन B6 हेल्प्स टू मैच्योर WBCs दस प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। हमने WBCs का पढ़ा था फार्माकोग्नोजी में, ये आपको पढ़ना तो चाहिए आपकी फिजियोलॉजी में, लेकिन मैंने जो आपको पढ़ाया था वो फार्माकोग्नोजी थी, और उसमें जो हमने पढ़ा था WBCs जो है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए अहम होते हैं। आपकी जो जितनी भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो WBCs कवर करते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे ये रेड ब्लड सेल्स बनवाता है, इस ऐसे ही ये वाइट ब्लड सेल्स बनवाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों की फॉर्मेशन के लिए अहम है, इसीलिए आपके अगर आपने ब्लड की कमी है या प्रेगनेंसी वगैरह और मतलब हो जाती है, तब आप ये यूज़ करवाते हैं। तो इसीलिए करवाते हैं कि ये आप एक तो आपका हीमोग्लोबिन भी बनता रहे और WBCs भी स्ट्रांग रहे, मैच्योर करता है उनको WBCs को, ठीक हो गया। चौथा फंक्शन है जी इफेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। ये जगह नहीं बच रही थी, फिर मैंने पीछे से ही लिखना शुरू कर दिया ना। ये टेबल थोड़ा सा पहले बना देता हूँ, बाद में लिखता हूँ तो फिर पता चलती है कि भाई इफेक्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स का तो पता है ना। हाँ भाई उमर भाई, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं नहीं पता ना। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन, ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी का हिस्सा हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर्स होती हैं, लिपिड्स में जो है ये आपके फैट्स होती हैं, और प्रोटीन में प्रोटीन्स होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करता है जी, इट हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक हो गया। आपको ब्लड के अंदर जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। पांचवा फंक्शन है जी इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड फैट्स। विटामिन B6 हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन, यानी ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं उनमें हेल्प करता है, ठीक है। छठा है जीन एक्सप्रेशन। विटामिन B6 हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ DNA RNA। सिंथेसिस का भी मैंने मीनिंग बताया है, क्या मतलब है जी सिंथेसिस का शेर भाई, सिंथेसिस है बनना या बनाना, ठीक हो गया माशाल्लाह, लगता है आप क्लास में आज बैठे हैं।
विटामिन B6 जो है वो RNA और DNA की सिंथेसिस करवाता है, इसीलिए ये जीन एक्सप्रेशन के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। यानी जो पेट में आपका फीटस बन रहा होता है वहाँ पर आपके जो जीन बनते हैं, वहाँ पर आप मेल या फीमेल बनते हैं, वहाँ से जो ये ज़रूरी है। एक्ट एज कोएंजाइम, अच्छा मैंने कोएंजाइम और ग्रोथ के आगे कुछ नहीं लिखा, बस आपको मैंने पिछले दफ़ा बताया था कि ये एंजाइम के साथ मिलकर एक्टिविटी को तेज़ करवाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कोएंजाइम। तो आपने इस हेडिंग के नीचे भी इतना ही लिखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एंजाइम एक्टिविटी, यार ऐसे बना एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। सिमिलरली आपने इफेक्ट्स ऑन ग्रोथ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है, ये कुछ लिखना है। अच्छा जी, तो इसके बाद इसकी डेफिशिएंसी, अच्छा आपको मैंने पिछले दफ़ा बताया था कि ये जो विटामिन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग में D है C है, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन ये वाइवा और MCQs में वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा जा सकता है, सिनोनिम पूछा जा सकता है वाइवा में, हाँ जी B6 का सिनोनिम बता दो, आपको पता है, आप कहते हो पैराडॉक्स है, B12 का भी बता दो यार, ठीक है, आपको याद है, आप कह देते हो साइनोकोबालामीन या हाइड्रोक्सीकोबालामीन, तो वो आप कहते हैं आप जाए, तो पता है बच्चा पढ़ के आया, आप कहते जाए। अगर आप कहते हो वो कहते भाई पढ़ा गया, ठीक है ना, तो आपने दीवारों पे नहीं देखना, आपने ये टिप्स याद करनी है, जैसे पूछता है आप बताओ, जान छुड़ाओ जाओ, ठीक है। और डेफिशिएंसीज सिनोनिम डेफिशिएंसीज, ये मस्ट है इनके, ठीक हो गया। तो डेफिशिएंसी में जैसे हमने B1 में पढ़ा था, बेरी बेरी, इस तरह भी उसमें 3 में पढ़ा था मेरे ख्याल में, पेलेग्रा थी, इसी तरह जो है इसमें है माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रो मीन छोटा, सिटिक मीन सेल, माइक्रोसिटिक एनीमिया यानी कि ये क्या करता है, स्मॉल साइज ऑफ RBCs, जो RBCs होते हैं उनके सेल का साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है ना, तो ये माइक्रोसिटिक एनीमिया करवाता है। अगर आप ये इसकी तो डोज बराबर लेते हैं तो फिर आपको ये एनीमिया भी ठीक हो जाता है और आपको एनीमिया नहीं होता। इस अब B9 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आजकल आप हर प्रेग्नेंट लेडी की ग़िज़ा में देखते हैं, जो जब भी फीमेल जाती हैं डॉक्टर के पास, वो आपको फॉलिक एसिड लिख कर देते हैं हर हाल में, ठीक है। तो इसका B9 का जो नाम है फॉलिक एसिड है, इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो कहलाती है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है। इसके फंक्शन वही हैं जो पहले हमने B6 के फंक्शन 8 पढ़े हैं, वो सेम है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन जो है वो है फीटस या न्यूबॉर्न के लिए अहम है, जिसके लिए आपकी प्रेगनेंसी में यूज़ कराया जाता है। फीटस का पता है ना उस्मान भाई, फीटस का पता है ना, जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होगा उसको आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फीटस कहते हैं, क्या कहते हैं, फीटस। जैसे ही वो पैदा होता है उसको आप न्यूबॉर्न कहते हैं, या उसके 6-7 दिन 8 दिन 10 दिन बाद आप उसको फिर इन्फेंट्स में देते हैं, समझ आ गई। तो ये 9 इसका जो 9 इफेक्ट्स है वो है ऑन फीटस एंड न्यूबॉर्न। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर फीटस एंड न्यूबॉर्न बेबी, ये बेबी मैंने लिखा है ताकि आपको पता चल जाए न्यूबॉर्न क्या होता है। इट प्रिवेंट्स बर्थ डिफेक्ट्स इन बोथ फीटस। अच्छा ये क्यों यूज़ कराया जाता है, इसकी अगर कमी हो जाएगी तो आपके अंदर बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो आपकी जैसे फीटस ग्रो कर रहा होता है, पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा, तीसरा, तो उसमें ये क्या होते हैं, डिफेक्ट आ जाता है कहीं ना कहीं। मिसाल के तौर पर किसी का पैर नहीं बनता, किसी की आँख नहीं बनती, किसी के 2 नाक बने होते हैं, किसी अल्लाह माफ़ करे आपने देखे होंगे क्लिप्स भी आते हैं ऐसी चीज़ों के। तो ये चीज़ें जो है अगर आप ये प्रॉपर इसके पहले ट्राइमेस्टर में लाजमी है फॉलिक एसिड, पहले तकरीबन तीनों ही ट्राइमेस्टर में ज़रूरी है, पहले में ये लाजमी है। आप प्रैक्टिस करते हो, आप ये चीज़ें ज़्यादा माइंड में रखा करें। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी में वही चीज़ है, ज़ाहिर बात है, अगर आप इसको नहीं खाते तो फिर क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी अभी हमने माइक्रोसिटिक पढ़ा था, अब मेगालो है, माइक्रो मीन छोटा, मेगालो मीन बड़ा। मेगालो में साइज़ बढ़ जाएगा, मिसाल के तौर पर सेल का नॉर्मल साइज़ है 50 माइक्रो, तो अगर माइक्रोसिटिक है तो 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, अगर मेगालो है तो फिर वो 60, 70, 80, ठीक है ना। विटामिन B12 का जो नाम है वो है कोबालामीन या साइनोकोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन, और जो इसकी एक्टिव फॉर्म है, इसके ऊपर मैंने स्टार बनाया है, एक्टिव फॉर्म जो है B12 की वो कहलाती है हाइड्रोक्सीकोबालामीन, ठीक है। आपने अगर तस्वीर देख रहे हैं तो इसके ऊपर स्टार बना हुआ है, हाइड्रोक्सीकोबालामीन। ये एक्टिव, जिस तरह हमने विटामिन D पढ़ा था वैसा तो हमारे अंदर नहीं जाके ब्लॉक होता ना, वो पहले लिवर में जाता है, किडनी में जाता है, मैदे में जाता है, लिवर में जाता है, किडनी में जाता है, फिर जाके वो उसकी एक्टिव फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो कौन सी थी, कोलिकैल्सिफ्लोर थी एक्टिव फॉर्म विटामिन D की, तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो है हाइड्रोक्सीकोबालामीन। अच्छा जी, इसके फंक्शन इसके जो सॉल्युबिलिटी है सेम है, और इसके सोर्स हैं सेम है, और इसका जो फंक्शन है वो भी सेम है। अच्छा B12 भी इसके 9वें फंक्शन के लिए ज़रूरी है, फीटस और न्यूबॉर्न के लिए, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी पढ़ लें कि अच्छा इसके नीचे लिखा है B9 के इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है।
अब मैं आपको इसकी एब्जॉर्प्शन बता देता हूँ और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है ये भी बता देता हूँ, लेकिन पहले इसकी डेफिशिएंसी देख लें। इसका होता है परनीशियस अनीमिया यानी एबनॉर्मल आरबीसीज प्रोडक्शन। अच्छा, अनीमिया की कई टाइप्स हैं, अगर आपने पढ़ी हैं बायोलॉजी में भी पढ़ी होंगी, फिजियोलॉजी में भी पढ़ी होंगी, अगर आपने पढ़ी हैं तो इसकी कई टाइप्स होती हैं। इसके बड़े अजीब अजीब शक्लें बन जाते हैं, कोई इस तरह का बन जाता है सेल, कोई इस तरह का बन जाता है, कोई इस तरह का बन जाता है, ठीक है। ये इस तरह के अनीमिया की इसी तरह इसका जो B12 की कमी से जो होता है वो होता है एबनॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन, यानी इनकी शक्लें एक मतलब मिसाल के तौर पर गोल होता है ना, तो इनकी शक्लें इस तरह की बन जाती है जो मैंने ऊपर बनाई है, ठीक है। अब इसकी अब्जॉर्प्शन समझ लें आप, जो समझने वाली बात है। Absorption of vitamin B12 on entry in stomach, vitamin B12 flat bind with protein from protein, it's released by gastric HCl and enzyme protease। अच्छा, ये ज़रा मैंने तस्वीर बनाई है, इसको समझिए। ये मैदा है ना, ठीक है। मैदे के जो जी सेल होते हैं इसमें और एक्जेंट्रिक सेल होते हैं। जी सेल सिर्फ इसका एक हार्मोन बनाता है, गैस्ट्रिन हार्मोन, और जो इसकी तेजाबियत तेज़ करता है, आपने जो प्रोटीन फैक्टर खाई होती है वो जल्दी जल्दी हजम करता है। और ये जो एक्जेंट्रिक सेल है ये एपिथेलियल सेल की किस्म है। ये सारा अंदर जो बाल है ना इसमें मिकोजा कहते हैं, इस मिकोजा में ये होते हैं, ठीक है। आप ना इसको छेड़े, वो नज़र आ रहा है, इस मिकोजा में होते हैं, ठीक है। मिकोजल बाल जो है ना इसमें ये सारे होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, ये आपके जो है ना इंट्रिंसिक फैक्टर इसको प्रोड्यूस करते हैं, HCl को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ आ गई। इसको फंडस कहते हैं, आगे ये काम है, इसको बॉडी कहते हैं, ये पेलोरिक एंड है। यहाँ से फिर आगे कौन सी इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, समाज होती है, उसका नाम क्या है, जी ना बड़ी गलत नहीं है। तो ये मतलब कि ये आप इसकी एनाटॉमी आपने समझ ली। अब मैं आपको इसकी B12 की एब्जॉर्प्शन समझाता हूँ। ये जैसे ही मैदे में जाता है B12, आपने किसी ग़िज़ा में खाया है, फर्ज सब्ज़ी खाई है, एग खाया, मीट खाया, मिल्क खाया है, मिल्क तो किया जाता है ना। जैसे ये आपके मैदे में एंटर होता है, ये क्या करता है जी, ये फ्लैटली बाइंड कर लेता है प्रोटीन के साथ। जैसे ये प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो ये अपना प्रोटीन इसको पकड़ लेता है, एक किस्म का ना, एक किस्म का प्रोटीन इसको पकड़ लेता है। तो ये क्या करता है, HCl और एंजाइम जो प्रोटीएज है ये उसको जाके छुड़वा लेते हैं, प्रोटीन से बाइंड कर लेता है ना, पकड़ लेता है, तो इसको जाके छुड़वा लेते हैं। फिर क्या होता है, देन इट बाइंड्स विद इंट्रिंसिक फैक्टर, फिर ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड कर लेता है। पहले तो प्रोटीन पकड़ लेती है ना, प्रोटीन को से जब छुड़वाता है HCl या प्रोटीएज एंजाइम, तो फिर ये क्या करता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड कर लेता है। इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ इसकी ऑलरेडी यारी है, तो ये क्या करता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज फ्रॉम गैस्ट्रिक मिकोजा स्पेशली इन फंडस। ये वाला एरिया जो है ना फंडस वाला, ज़्यादातर ये यहाँ से, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा है तो ये यहाँ से ज़्यादातर रिलीज होता है। कौन, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो इंट्रिंसिक सेल्स हैं ये यहाँ से इसको ज़्यादा होता है, वहाँ से रिलीज होता है। तो क्या होता है जी, देन विटामिन B12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर गोज टू इलियम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इलियम वाला पोर्शन है उसमें चले जाते हैं। वहाँ से क्या होता है, एंड फाइनली मूव टू पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं ये जो मैदे की सर्कुलेशन होती है, सॉरी जो जिगर की सर्कुलेशन होती है, ठीक है। तो ये जिगर में जाकर फिर अब्जॉर्ब हो जाता है, आपके ब्लड में चला जाता है और आपको जहाँ जहाँ इसने फ़ायदा देना फ़ायदा देता है। समझ आ गई है। इसको दोबारा समराइज़ कर देते हैं। मैदे में जैसे ही B12 जाता है वो उसको प्रोटीन आके पकड़ लेती है, प्रोटीन पकड़ लेती है, लेकिन वहाँ HCl और प्रोटीएज जो एंजाइम है वो जाके प्रोटीन से छुड़ा जाते हैं। जैसे छुड़ाते हैं फिर इंट्रिंसिक फैक्टर इसको पकड़ लेता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, इसको ले जाकर अपने एरिया में, अपने घर में कह लो, या अपने एरिया में ले जाता है, किस कहाँ पे, इलियम में ले जाकर ये क्या करता है, वहाँ से पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर करा देता है, किसको, B12 को। जैसे ही वहाँ जाता है वहाँ से जिगर इसको जहाँ जहाँ जाना होता है इसको सर्कुलेशन में चला जाता है। तो ये आपके विटामिन का जो चैप्टर है वो आज ख़त्म हो गया। अब इसका बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है उसको भी क्लोज करके 2 लेक्चर में पढ़ते हैं। एक लेक्चर आपका सैटरडे होगा, इसका एक मंडे होगा।